हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश शुक्ला। इस क्लास में आप जान पाएंगे कि मार्लो मिंटो सुधार क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या था। और जैसा कि मैंने इससे पहले क्लास आपको दी जिसमें बताया था मैंने आपको कि जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें मार्लो मिंटो सुधार की जो एक क्या भूमिका थी, जिससे जो मुस्लिमों के अलग इलेक्टोरल की बात की गई थी, जिसकी भूमिका बनी भारत के विभाजन की। तो उन सब की चर्चा हमने की थी क्लास में। आज इस क्लास में हम बातचीत करेंगे पूरे मार्लो मिंटो सुधार पर, कैसे इसका शुरुआत होता है, क्या सारी चीज़ें हैं, सब कुछ समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो अभी यूपीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं या यूपीएससी देना चाहते हैं या उत्तराखंड पीसीएस या बिहार पीसीएस, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के आपको ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, चाहे आपको फ्री देना हो या कोई मेंस देना हो। ओवरऑल ये जो आपका मार्लो मिंटो सुधार है ये आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो चाहे मेंस हो या प्री हो। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि मार्लो मिंटो सुधार क्या था। तो सबसे पहली बात तो ये 1909 में आया था आपका मार्लो मिंटो सुधार। अब इसमें मार्लो और मिंटो दो नाम आपको देखने को मिलते हैं, हम आगे देखेंगे कि ये क्यों है, ठीक है ना। तो भारतीय परिषद अधिनियम भी इसे कहा जाता है 1909। तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसी को मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है। ब्रिटेन में 1906 ईस्वी में लिबरल पार्टी की चुनावी जीत के साथ ही भारत के लिए सुधारों का एक नया युग शुरू हुआ। जैसे वहाँ लिबरलों की सरकार बनती हो, थोड़ा जो रिजिडिटी है वो कम होती है और उसके बाद में सुधारों का एक सिलसिला स्टार्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत के लिए कुछ बहुत बेहतर होने वाला था। हाँ, कुछ एक सुधार जरूर हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा विदेशी नीति में बदलाव नहीं होता है कहीं की भी सरकार बदले, ठीक है ना। वो तो आप भी समझते हैं। वायसराय के कार्यभार से बंधे होने के कारण लॉर्ड मिंटो, उस वक्त जो लॉर्ड मिंटो सेकंड हैं वो भारत के वायसराय थे और भारत के जो राज्य सचिव थे वो जॉन मार्ले थे। जॉन मार्ले राज्य सचिव थे और जो लॉर्ड मिंटो हैं वो भारत के वायसराय थे। इसीलिए इसको मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के संवैधानिक एवं प्रशासनिक तंत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए ये लोग सफल रहे। जब लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर बना उस समय समूचा भारत राजनीतिक अशांति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि आपने देखा था कि 1905 में जब बंगाल विभाजन की बात हुई तो उसके बाद में बहुत ही व्यापक रूप से जन विरोध देखने को मिला। अंग्रेज़ों को बहुत एकदम बहुत बुरी तरीके से जो है उनको एक धक्का लगा कि यदि आप भारत को इस तरीके से विभाजित करने का प्रयास करेंगे तो भारत के लोग एकदम से खड़े हो गए लड़ने के लिए। और एक राष्ट्रवाद की ज्वाला जो भड़की थी ना, उससे कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सरकार थी वो हिल गई थी। लॉर्ड मिंटो ने इस अशांति के बारे में स्वयं लिखा था कि ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे राजनीतिक अशांति का गुबार छिपा था और उनमें से बहुत कुछ नितांत न्यायोचित था। यानी कि मिंटो साहब का कहना ये है कि ऊपर से सब बहुत शांत दिख रहा था, बट अंदर एक ज्वाला भड़कने की स्थिति बन रही थी। और कहीं ना कहीं वो न्यायोचित भी उसे मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल को बांटा गया कि वहाँ का राष्ट्रवाद कमज़ोर हो और अंग्रेज बहुत लंबे समय तक वहाँ पर सफल हों, तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र था अंग्रेज़ों का उसको बांटने का। तो ये बात मिंटो ने अपनी बातों में ही उन्होंने इसको लिखा भी। तत्कालीन भारतीय सचिव जॉन मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया, जिसे मार्लो मिंटो सुधार कहा गया। 25 मई को विधेयक पारित हुआ। 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद इसे लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर आपको यही याद रखना, फैक्ट जो महत्वपूर्ण है उसी को आपको याद रखना है। 15 नवंबर 1909 इसी दिन राजकीय अनुमोदन मिला और उसके बाद में जो मार्लो मिंटो सुधार था उसे लागू कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकारों एवं उनकी शक्ति में वृद्धि की गई। ये एक पॉजिटिव चीज़ था जो कि इंडियंस के फेवर में था, पॉजिटिव चीज़ था, क्योंकि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल थे उनके आकारों को बढ़ाया गया, यानी कि उसमें सदस्य की संख्या को बढ़ा दिया गया। आकार बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसकी संख्या बढ़ा दी गई और उनकी शक्ति में भी वृद्धि कर दिया गया,
ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के भारत के फेवर में था, क्योंकि जो भारत के बहुत सारे नेता थे वो ब्रिटेन में जाकर के मांग कर रहे थे कि आप जैसा राज ब्रिटेन में करते हो वैसा राज इंडिया में नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दबाव था वहाँ के लोगों का भी, और उसी का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला था लॉर्ड मिंटो के इस सुधार में। लेकिन अधिसंख्य प्रतिनिधियों का चुनाव अब भी अप्रत्यक्ष तरीके से ही होना था, यानी कि भारतीय बहुत मजबूत नहीं हुए थे, इसमें कुछ विस्तार जरूर किया गया था। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का भी प्रावधान था, ठीक है ना, कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि जो कार्यकारी काउंसिल थी, जैसे आप अभी समझ सकते हैं कि जो किचन कैबिनेट होता है, जो कि प्रधानमंत्री के बहुत करीब वाले मंत्री होते हैं, उसको किचन कैबिनेट कहा जाता है। तो ऐसे उस वक्त होता था गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें एक भारतीय की नियुक्ति का भी प्रावधान था। इस एक्ट के अंतर्गत सदस्यों को प्रस्ताव रखने और प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था, ठीक है ना। तो ये भी एक बात थी जो कि भारतीयों के पक्ष में थी, उनके फेवर में थी, कि इस एक्ट के अंतर्गत सदस्यों को प्रस्ताव रखने, यानी कि वो कोई नया रेजोल्यूशन ला सकते हैं, कोई प्रस्ताव ला सकते हैं, और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया कि वो सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे बजट प्रस्तावों पर मतदान का भी अधिकार था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो बजट पर मतदान करने का अधिकार भारतीयों को कब से मिला, ये सवाल बहुत बार पूछा गया। इम्पोर्टेंट सवाल है, नोट डाउन कर लेना दोस्तों, परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो बातों बातों में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे निकल जाते हैं, उनको हवा में उड़ाइए नहीं, इस कान में डाल के दूसरे से निकालिए नहीं, उसे अपने दिमाग में कहीं जगह बना करके स्टोर कर लीजिए, आपके परीक्षा में एक काम आएंगे, ठीक है ना। तो बजट प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार भी इसमें शामिल था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार था जो कि इंडियंस को उस वक्त मिला। इन सब के बावजूद काउंसिलों को व्यवहारिक रूप से कोई अधिकार नहीं था, यानी कि पूरा का पूरा अभी भी प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में था, इंडियंस को बहुत कुछ नहीं मिला था, कुछ एक चीज़ें मिली थी लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है ना। मार्लो मिंटो सुधार का मूल उद्देश्य राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना था, समझ रहे हैं ना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो राष्ट्रवादी जो खेमे थे उनमें फूट डालना था। क्यों, कैसे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो राष्ट्रवादी खेमा था, इनका क्या नारा था कि हमें हमारी हुकूमत चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अंग्रेजों का शासन नहीं चाहिए, हमें अपना सरकार बनाना है, हमें इनके सरकार में नहीं शामिल होना है। ये राष्ट्रवादियों के विचार थे और वो इसीलिए लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने थोड़ी सी बोटी फेंकी, जिसे बोटी फेंकना कहते हैं ना। तो जब कोई कसाई बकरे को काटता है तो उसकी छोटी छोटी हड्डियों को कुत्तों के सामने फेंक देता है कि ले तू भी खा ले। हालांकि ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको लिखते वक्त ऐसा नहीं प्रयोग करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हड्डी फेंकने का काम जो है किया अंग्रेजों ने। तो वो इससे क्या साबित करना चाह रहे थे कि जो राष्ट्रवादी खेमा है वो आपस में लड़ जाए। जो एक पिटीशन करने वाले, मांग करने वाले लोग थे, जिसे 1907 में एक विभाजन आपको देखने को मिलता है, जिसमें जो नरम दल और गरम दल के लोग हैं विभाजित हो गए थे। लेकिन नरम दल में भी राष्ट्रवादी लोग थे जो स्वराज की मांग कर रहे थे, जो अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि ब्रिटिश सरकार में ही शामिल होने की बात कर रहे थे कि इसी में हम सुधार करेंगे और यही हमारा बेहतर करेंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत ही स्मार्टली खेला, कुछ छूट दे करके उन्होंने उनका एक जो है दिल जीतने का काम किया, जो कि अंग्रेजों में विश्वास कर रहे थे कि इनके सरकार में हमें छूट मिलेंगी, और वही राष्ट्रवादियों को तोड़ने का काम उन्होंने किया कि उन्हें एक ऐसा संदेश दिया जाए कि नहीं, ये जो सरकार है ये हिंदुस्तान के लोगों के बारे में अच्छा सोचती है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादियों में फूट डालने का एक प्रयास जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया। कांग्रेस ने इन सुधारों का पुरजोर विरोध किया, जबकि कट्टरपंथी मुस्लिमों ने इसका समर्थन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, खासकर जो मुस्लिम लीग के लोग थे, उन्होंने इसका समर्थन किया। और इसका रीज़न क्या था, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि इसमें मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्ट्रोल की बात की गई थी कि मुस्लिमों को अलग से इलेक्ट्रोल दिया जाएगा, और यही कारण था कि उस वक्त जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे उन्होंने इसका समर्थन किया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना नए एकदम पढ़ करके आए थे और जो है वो हिंदू और मुस्लिम एकता की बात करते थे, लिबरल थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन जो कट्टर मुस्लिम थे उस वक्त, उन्होंने इसका समर्थन किया। खासकर लीग ने भी इसका समर्थन किया क्योंकि इसमें अलग मुस्लिम इलेक्ट्रोल की बात की गई थी।
वायसराय मिंटो ने लिखा था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष को बो रहे हैं जिसका फसल बहुत ही कड़वा होगा। और एक कड़वा किसके लिए हुआ? ये हिंदुस्तान के लिए कड़वा हुआ, क्योंकि बाद में हिंदुस्तान ने विभाजन का एक दंश भारत को झेलना पड़ा, क्योंकि इसका बीज जो है, ये जो विष है, ये बो दिया था अंग्रेजों ने। और वो इस बात को मानते भी थे कि हमने एक विष बो दिया है। तो ये एक जो है बहुत बड़ा खेल, राष्ट्रवादियों को विभाजित करना, मुस्लिम कट्टरपंथियों को आगे बढ़ाना, कांग्रेस जो है कांग्रेस को विभाजित करने का प्रयास करना, ये सब प्रयास अंग्रेजों ने किए थे। तो आपको 2-3 चीज़ जो आपको याद रखना है मार्लो मिंटो सुधार में, वो ये है कि 1909 में आया, 15 नवंबर 1909 को ये लागू हुआ। उस वक्त वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। जॉन जो मार्ले थे वो क्या थे, वो भारत सचिव थे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें जो है, केंद्रीय एवं प्रांतीय क्षेत्र में विस्तार किया गया, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसके अलावा एक भारतीय को नियुक्त किया गया जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसमें बजट पर मतदान देने का अधिकार दिया गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मुस्लिमों को अलग इलेक्टोरल देने की बात इस सुधार में किया गया। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके परीक्षा में ज़रूर आपको सहायता करेगी। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने सवाल, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।